स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ मास फ्रैक्शन। हम लोग सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर कर रहे थे 12th क्लास का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। सो अभी तक हम लोग ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है और उसके बाद स्टार्ट किए थे कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, जिसमें हम लोग मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, उसके बाद हम लोग देन स्ट्रेंथ, उसके बाद मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, ये सब क्लियर हो गया था क्या। तो डेफिनेशन, उसका फार्मूला एंड देन यूनिट। अगर यूनिट है तो जैसे मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन परसेंटेज का नहीं होता है, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट का कोई यूनिट नहीं था, ठीक है। और जैसे हम फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का किए हैं वैसे ही सेकेंड चैप्टर भी होगा और आगे भी होगा कि पहले पूरा थ्योरी हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और न्यूमेरिकल से पहले फार्मूला पूरे चैप्टर का लिख लेंगे एक जगह, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल सब टाइप का बनाना, जो 12 में भी आता है और कॉम्पिटिशन में भी आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है मास फ्रैक्शन। ओके, व्हाट इज़ मास फ्रैक्शन? जैसे कि मोल फ्रैक्शन था वैसे ही मास फ्रैक्शन है। मास फ्रैक्शन क्या होता है कि द रेशियो ऑफ, ये भी फ्रैक्शन एट इज़ अ रेशियो किसका होगा, या तो सॉलिड और सॉल्वेंट में कोई भी एक, मतलब मास ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। आई मीन जैसे कि मोल फ्रैक्शन था सेम टू सेम वही है, बस मोल के जगह मास, जैसे कि मास परसेंट जैसा ही वॉल्यूम परसेंट है, बस मास के प्लेस पे वॉल्यूम सेम वैसा ही है। सो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मासेस ऑफ ऑल द कंपोनेंट। और टोटल नंबर ऑफ मासेस ऑल द कंपोनेंट मतलब मासेस ऑफ सॉल्यूशन। तो मासेस ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे? तो सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास वही तो हुआ सॉल्यूशन का मास। जैसे कि मोल में मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कैसे पता करेंगे? तो अगर हमको सॉल्यूशन का मोल पता करना है, मतलब कि सॉल्यूशन का, तो अगर हम सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मोल को ऐड करें तो हमको सॉल्यूशन का मोल मिल जाएगा। ओके, सो सेम यहाँ पे होगा। इफ़ ए एंड बी, मान लो ए और बी दो मास कंपोनेंट का तो अलग अलग मास है, मान लो सॉलिड और सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूट होगा कोई और कोई सॉल्वेंट है सपोज। सो मास फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं मास को, डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। ये क्या है? टोटल मासेस ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। और बी का अगर फाइंड आउट करें तो डब्ल्यू बी बाई टोटल वाला बात होगा, तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन है सो इट हैज़ नो एनी यूनिट। ओके, नेक्स्ट है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। इससे न्यूमेरिकल आए हुए हैं, 2 बार आए हुए हैं न्यूमेरिकल इससे। सो पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट में पीपीएम। मिलियन से एक बात क्लियर है कि 10⁻⁶ का यूज़ करना है, ठीक है। 10⁻⁶ जो होता है डेट इज़ मिलियन। सो द नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल में सॉल्वेंट देख के क्लियर करें तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला में सॉल्वेंट लिखना है, सॉल्यूट है तो सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट या सॉल्वेंट में कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। इज डिजॉल्व इन मास ऑफ द सॉल्यूशन एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁶। और 10⁻⁶, मतलब 10⁻⁶ के बाद का मीनिंग क्या हुआ कि ये 1 मिलियन हो गया। ओके, 10⁻⁶ मिलियन होता है। सो पीपीएम आई मीन पार्ट्स पर मिलियन क्या होगा? सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मास बाय पूरा सोल्यूशन का मास। तो सोल्यूशन का मास कैसे फाइंड आउट होगा? सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, उसी को बोलते हैं डेट इज सॉल्यूशन का मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻⁶ एंड इट इज़ मिलियन, 1 मिलियन। और इसका फॉर्मूला क्या, सॉरी यूनिट क्या होगा? तो ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, तो दोनों अगर मान लो ग्राम होगा, डेफिनेटली ग्राम होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में सीजीएस यूनिट हम लोग देखते हैं, मेंशन रखते हैं। एंड फिजिक्स में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं यूनिट को? एसआई यूनिट को। सो ग्राम बाय ग्राम दोनों कैंसिल हो गया तो कुछ नहीं बस, तो नो एनी यूनिट ऑफ पीपीएम। ओके, नेक्स्ट नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। वैसे सबसे न्यूमेरिकल आने का चांसेस है, बट सबसे ज़्यादा जिसका न्यूमेरिकल आता है वो, मतलब ये यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन बता रहे हैं, क्योंकि हेनरी लॉ का तो न्यूमेरिकल आता ही है, हम यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में बता रहे हैं। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये 3 पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। वैसे कंपटीशन समय तो पीपीएम का भी आ जाता है, तो वो सब पढ़ना है क्योंकि कोई भी आ सकता है। हम ज़्यादातर चांस बोले कि जो ज़्यादा रिपीट होता है, तो न्यूमेरिकल नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी एंड मोलैलिटी, ये 3 पे आता है ज़्यादा, लेकिन और सब पे भी आते हैं, ये ज़्यादा आता है, ठीक है। ज़्यादा रिपीट होता है, ज़्यादा आता है, वो बात बता रहे, बट सब आता है इसलिए सबको देखना है। नेक्स्ट नॉर्मेलिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एन, ठीक है। क्या है? तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम हमेशा लीटर में ही होता है, ठीक
ठीक है। हम लोग जैसे कि मोलारिटी में देखे थे कि ग्राम मोल, तो उसको हम क्लियर करते हैं कि व्हाट इज़ ग्राम मोल। अभी हम बताएंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, बाकी तो हम लोग का क्लियर है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ठीक है। यूनिट क्या होगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट बाय लीटर, तो ऊपर गया तो ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इन्वर्स कर सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे कि मोलारिटी में ग्राम मोल था, तो वो सब हम लोग क्लियर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में। अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, हम लोग देखेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि ग्राम वो नॉर्मलिटी पे भी न्यूमेरिकल आते हैं काफ़ी, तो उसमें हम लोग को ज़रूरी हो जाता है। जैसे ग्राम इक्विवेलेंट को 3 तरह से हम लोग बोलेंगे, एसिड, बेस और सॉल्ट के टर्म में। जैसे ग्राम इक्विवेलेंट फार्मूला भी 3 बताएंगे। एक होता है मोलर मास बाय एसिडिटी, एक होता है ग्राम इक्विवेलेंट का मोलर मास बाय बेसिसिटी, एंड एक होता है ग्राम इक्विवेलेंट का मोलर मास। और मान लो ये सॉल्ट के लिए है, तो जो भी सॉल्ट है उसका नंबर ऑफ केटाइन। जैसे मान लो NaCl, तो NaCl में तो Na हुआ ना मेटल, तो उसका, क्योंकि केटाइन कहाँ पे होता है, केटाइन पॉजिटिव चार्ज और एनाइन होता है नेगेटिव चार्ज। तो NaCl में Na में ना पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl में तो माइनस, तो प्लस कहाँ है, नंबर ऑफ केटाइन। तो Na के पास है तो उसका नंबर ऑफ केटाइन मतलब कितना है वो क्लियर है। अब हम डिटेल में बता रहे हैं। जैसे मान लो एसिडिटी है, तो ये बेस के लिए है, उल्टा होता है, और ये एसिड के लिए। जैसे क्वेश्चन में मान लो दिया रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो मोलर मास 98 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, H का 1 × 2 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 16 4 जा 64, तो हम लोग जब ऐड करेंगे तो 98 होगा बाय एसिडिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा NaOH वाला बात। अभी हम तब इसका बता रहे हैं, ठीक है। जैसे ये सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जो एसिडिटी है मतलब बेस वाला बात है, उल्टा होता है, और बेसिसिटी मतलब एसिड वाला बात है। तो H2SO4 ग्राम इक्विवेलेंट इसका हो गया। तो बेसिसिटी मतलब कि जो भी एसिड है उसका H, एसिड किसको लेके क्लियर करते हैं, H को, और बेस किसको लेके बोलते हैं, OH माइनस को। तो H का नंबर कितना है, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 49, तो हो जाएगा क्या 49 ग्राम इसका, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो क्या होता है, हम लोग मोलर मास लिखते हैं और बाय नीचे में जो लिखते हैं वो चेंज हो जाता है। अगर वो एसिड है तो बेसिसिटी लिखेंगे, अगर बेस है NaOH KOH तो लिखेंगे एसिडिटी। और मान लो NaCl या KCl K2SO4 या Na2SO4 आई मीन सॉल्ट वाला बात है, तो उसका नंबर ऑफ केटाइन। अब जैसे मान लो NaOH मतलब बेस है, तो ये फर्स्ट वाला गया, ये फर्स्ट वाला गया। तो NaOH ऊपर तो ग्राम ये मोलर मास ही रहेगा, तो NaOH का क्या होता है, Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का मास नंबर 1, तो ये टोटल हो गया 40। और उसके बाद है बेस लेकिन लिखा जाता है एसिडिटी उल्टा, और ये है एसिड लेकिन लिखा जाता है बेसिसिटी। तो यहाँ पे है कितना OH, तो 1, तो 1 लिखेंगे तो 40/1 40 ही रह गया। और मान लो थर्ड वाला जो है वो ये है सॉल्ट के लिए, तो मान लो सपोज NaCl, ठीक है, तो ये हो गया NaCl का क्या हो गया, तो पहले तो मोलर मास लिखेंगे, तो Na का 23, क्लोरीन का 35.5, तो हो गया 58.5। और नंबर ऑफ केटाइन, Cl में तो माइनस होता है, Na में ना प्लस होता है, तो नंबर ऑफ केटाइन कितना है 1 ही ना हुआ। Na का क्या होता है 2,8,1, कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम में क्या होता है 2,8,1 -2 2s2 2p6 3s1, तो लास्ट में तो 1 है, सो 1 तो 58.5 ही हो गया। अब मान लो यहाँ पे K2SO4 है, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे K का क्या होता है। तो मान लो K2SO4 ये पे तो सॉल्ट है, देख के पता चल जाएगा कि क्या है सॉल्ट। तो अब जैसे K2SO4 है, ये सॉल्ट है, तो K2SO4 का पहले मोलर मास निकालेंगे, K का 39 × 2 क्योंकि 2 है, प्लस सल्फर का 32, फिर प्लस ऑक्सीजन का 16 मास नंबर, एंड 4 है, सो × 4, तो 39 × 2 78 हो गया, 32 प्लस 64 जब सबको ऐड करेंगे तो 174। तो ये मोलर मास की जगह 174। उसके बाद नंबर ऑफ केटाइन, तो SO4 में तो -2 होता है, और पोटासियम में क्या होता है +1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्यों जाएगा, क्योंकि ये ना K2 है, अगर सिर्फ K रहता, जैसे यहाँ पे सिर्फ Na था तो 1 के, अगर यहाँ पे Na2 होता तो 2 हो जाता, 3 होता तो 3 हो जाता, उतना से मल्टीप्लाई कर देते ना, उतना से ये हमारा क्या हो जाता, तो सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, उतना तो ऐड हो जाता है ना। वैसे K था तो 1 रहता, लेकिन K2 है तो ये 2 हो गया, तो ये +2 क्योंकि केटाइन देखते हैं, नंबर ऑफ केटाइन है फॉर्मूला ना एनाइन नहीं, तो 2 174 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या होगा 87। सेम यहाँ पे H2SO4 की जगह एक मान लो हम लोग HCl लेते हैं, तो इसका अब क्या होगा, HCl है मतलब एसिड है, तो ये कौन सा फॉर्मूला जाएगा, ये जाएगा मोलर मास बाय बेसिसिटी। याद रहे एसिड है तो उल्टा बेसिसिटी वाला बात है, और बेस है तो उल्टा आई मीन एसिडिटी वाला बात लिखते हैं। तो मान लो यहाँ पे HCl है, तो HCl का क्या हो जाएगा, मान लो HCl का, तो HCl का मोलर मास 36.5, H का 1, क्लोरीन का 35.5, तो 36.5, और ये हो गया मोलर मास बाय है एसिड, तो लिखेंगे बेसिसिटी। ओके,
तो H का क्या होगा, क्योंकि H और या OH को देख के उसी का नंबर लिखा जाता है, क्योंकि एसिड है तो H वाला बात, OH वाला बात कब होगा, जब बेस होगा। तो H कितना है, तो एक ही है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 36.5/1 क्या होगा, 36.5 ही हो गया। इसमें क्या था, H2 फॉर्म में H2 था ना, इसलिए हम लोग 2 लिखे। वैसे एक और मान लो ले लेते हैं, मान लो KOH में भी वही बात होगा, मोलर मास KOH का लिखेंगे बाय OH का नंबर एक ही है तो 1 ही लिख देंगे तो हो जाएगा। तो यही होता है ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट किसका, तो सॉल्यूट का बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम हमेशा लीटर में ही होता है, और यूनिट भी क्लियर है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट मोलैलिटी बता दिए, याद ये दोनों का डिफरेंस आता है एग्जाम में, काफ़ी आता है बोर्ड एग्जाम में कि राइट नाउ द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो पहला डिफरेंस दोनों का डेफिनेशन, दूसरा और एक बात, डिफरेंस हमेशा कॉलम बना के ही करो, 0.5 मार्क्स अच्छा मिलेगा। तो क्या होता है कि मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का डिफरेंस में, फर्स्ट डिफरेंस दोनों का डेफिनेशन, सेकेंड डिफरेंस दोनों का सिंबल, जैसे मोलैरिटी में कैपिटल N और मोलैलिटी में स्मॉल m सिंबल है, तो 2 हो गया। थर्ड फार्मूला, फोर्थ दोनों का यूनिट लिख दो, तो 4 डिफरेंस तो ऐसे ही हो गया, क्लियर है। तो अब हम लोग 2 या 3 नंबर में आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो ये मोलैलिटी क्या होता है, इट इज़ डिनोटेड एज स्मॉल m। क्या होता है डेफिनेशन, द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन मास ऑफ द सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास तो बताए थे लास्ट वीडियो में ही kg, क्योंकि सॉलिड और सॉल्वेंट हमेशा मास में होता है। तो सॉलिड छोटा तो उसका मास का यूनिट भी छोटा तो ग्राम, एंड सॉल्वेंट बड़ा है तो इसका यूनिट kg वाला बात होगा, और सॉल्यूशन हमेशा वॉल्यूम में होता है और वो भी लीटर में। ये बात हम बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हम लोग क्वेश्चन में चेक करेंगे कि यूनिट गलत तो नहीं है, क्योंकि गलत है तो उसको ठीक करना होगा, करेक्ट अगर नहीं करेंगे उसी में बनाएंगे तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन हमारा, आई मीन सोल्यूशन हमारा। तो यहाँ पे क्या बात है, मोलैरिटी में क्या था कि नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ द सॉल्यूट तो था, लेकिन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था। बट यहाँ में क्या डिफरेंस हो गया, ये मास ऑफ द सॉल्वेंट हो जा रहा है। उसमें यही था ना, इस कैपिटल है मोलैरिटी में ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये तो यहाँ तक तो ठीक था, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बट यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो यूनिट क्या होगा, ग्राम मोल पर लीटर, ऊपर गया तो इन्वर्स हो गया तो ग्राम मोल लीटर इन्वर्स। यहाँ पे जाके हमारा टोटल जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन था या यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन टोटल जो 9 था वो कंप्लीट हुआ। स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन, ये लास्ट वीडियो में हुआ था, और आज मास फ्रैक्शन हुआ, ppm हुआ, नॉर्मेलिटी हुआ, एंड द लास्ट मोलैरिटी कंप्लीट हुआ। ओके, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर 12th बोर्ड एग्जाम एंड कॉम्पिटिशन, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और दैट टॉपिक इज़ हेनरी लॉ इट्स एप्लीकेशन। हेनरी लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे हेनरी लॉ, लेकिन हम लोग पहले उसको समझेंगे कि व्हाट इज़ हेनरी लॉ, होता है क्या। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सपोज मान लो ये एक कंटेनर है, ओके, इसमें क्या है, कुछ लिक्विड है, कुछ भी लिक्विड, वाटर हो या कोई दूसरा लिक्विड हो, ठीक है। इसमें हम लोग क्या दे रहे हैं, बाहर से कोई गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें गैस दे रहे हैं, ठीक है, मान लो सपोज O2, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पिस्टन है, ये क्या है, तो पिस्टन है, पिस्टन क्या है, एक्सटर्नल, इसमें प्रेशर डाल रहे हैं हम लोग, पिस्टन को दबा रहे हैं तो बाहर से ये प्रेशर हम लोग दे रहे हैं, तो ये एक्सटर्नली प्रेशर दे रहे हैं, इसका अंदर का प्रेशर नहीं है, इसका अंदर का वॉल्यूम प्रेशर वो नहीं है। तो जब हम लोग पिस्टन लगा रहे हैं, पिस्टन यूज़ करने से क्या होता है, हम लोग जैसे इसको दबा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे प्रेशर जनरेट हो रहा है इसके अंदर, कंटेनर के अंदर। तो क्या होता है कि गैस जो होता है लिक्विड में क्या होता है, डिज़ोल्व होने लगता है, ठीक है। तो यही है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है कि जब कभी भी कोई भी गैस लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाएगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाए, ठीक है। मान लो कोई कंटेनर में कोई वाटर या कोई भी लिक्विड है, उसमें हम लोग क्या है, कोई गैस मिक्सअप कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर प्रोवाइड करेंगे, कैसे एक्सटर्नल प्रेशर उसमें देंगे, तो पिस्टन के थ्रू। तो देखते हैं हम लोग कि धीरे धीरे गैस जो होता है वो लिक्विड में ना डिज़ोल्व होने लगता है, और यही है क्या, तो हेनरी लॉ, ठीक है। एक और बात बताएंगे हम, जो 11th में शायद क्लियर हो भी गया होगा, लेकिन फिर से याद ताज़ा हो जाएगा, एंड डैट इज़ पार्शियल प्रेशर। क्या होता है पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर तुम लोग कहाँ पढ़ा था, तो पार्शियल प्रेशर
तुम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, सेकेंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट जो था केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, उसमें हाँ तुम लोग क्लियर हो चुका था कि व्हाट इज़ डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर फर्स्ट चैप्टर में ही। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। मान लो कोई कंटेनर है, चलो इसमें हम लोग 2 गैस रख देते हैं, एक O2 रख देते हैं, सपोज एक H2 रख देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब अलोन रहे तो ऐसा लगे हम लोग को कि सिर्फ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को हम लोग क्या करें, इग्नोर कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन है ही नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन ही है, तो उसका पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा। और इसका वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। तो आइडियल गैस इक्वेशन वाला फॉर्मूला तो याद ही होगा, थर्मोडायनेमिक्स 11th में बढ़िया से हुआ होगा। तो प्रेशर किसका, O2 का इंटू वॉल्यूम, तो भाई दोनों के लिए सेम है क्योंकि पूरा कंटेनर का वॉल्यूम ही हो गया ना, क्योंकि हम लोग तो एक को लेके देख रहे हैं, उसी वही तो पार्शियल प्रेशर है। पार्शियलिटी बोला जाता है ना, पार्शियलिटी मतलब किसी एक पे पूरा कंसंट्रेट करना। तो मान लो कंटेनर में 2 गैस है या 3 गैस है, लेकिन सिर्फ हम लोग एक को देख रहे हैं जो वही है, बस बाकी है ही नहीं, ठीक है, उसी पे हमारा पूरा जो है ध्यान चला जा रहा है और कोई है ही नहीं, तो वही है दैट इज़ अ पार्शियल प्रेशर। तो इसका मतलब वॉल्यूम तो भाई सेम है क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो सोचेंगे वही उसी के पास है और दूसरा तो गैस ही नहीं है तो दूसरे के पास है ही नहीं। सो वॉल्यूम इक्वल टू PV इक्वल टू क्या होता है, एन टू नंबर ऑफ मोल्स, है ना, स्मॉल एन, ये सब तो क्लियर है, स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल, कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैपिटल M मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास, एंड स्मॉल m मास ऑफ कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट का। सो एन किसका, नंबर ऑफ मोल्स किसका, तो O2, R ये तो भाई गैस कांस्टेंट है और T तो भाई सेम है, टेम्परेचर वॉल्यूम तो सेम है। तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, NO2 इंटू R इंटू T बाय V, ठीक है। अब मान लो H2 को हम लोग देख रहे हैं, O2 को है ही नहीं, ऐसा हम लोग को लग रहा है कि O2 है ही नहीं, सिर्फ H2 ही है, कंटेनर के अंदर सिर्फ H2 ही है, तो सेम हो जाएगा, यहाँ पे H2 लिखेंगे तो PH2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी H2 रहेगा, बस यही सेम फॉर्मूला, ठीक है। PV इक्वल टू NRT और V और T तो सेम है क्योंकि कंटेनर में हम लोग को सिर्फ वही दिख रहा है। तो ऐसा बोल सकते हैं पार्शियल प्रेशर क्या है, जब कोई एक कंपाउंड जब कोई एक गैस अलोन रहे, मतलब ऐसा है कि सिर्फ वही है बाकी दूसरा कोई नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और कैसे फाइंड आउट किया जाता है, दिस, जब वो अलोन दिखे, अलोन वही है और दूसरा है ही नहीं, जबकि 2-3 और है अगर तो भी, तो हम लोग ऐसे उसका पार्शियल प्रेशर, उसका जो गैस का हम लोग देख रहे हैं उसको हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। PV इक्वल टू NRT वाला फॉर्मूला में V और T सेम रहेगा क्योंकि पूरा कंटेनर का तो वॉल्यूम टेम्परेचर सेम ही रहेगा, उसको कोई चेंजेस तो होने का है नहीं। एंड मॉलिक्यूल्स चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ उसी को देख रहे हैं तो उसी का मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करेंगे ना, सेकेंड वाला दूसरा गैस का मॉलिक्यूल्स को क्यों देखेंगे, वो गैस तो है ही नहीं। सो ऐसे पार्शियल प्रेशर इसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग हेनरी लॉ जो बोले हैं अब उसको समझते हैं, क्या बोले थे हेनरी लॉ, फिर से एक बार बोलते हैं कि अगर कोई कंटेनर में एक लिक्विड है उसमें हम लोग गैस डालते हैं तो गैस डिज़ोल्व हो जाएगा लिक्विड में, कब, जब हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर प्रोवाइड करें, कैसे, तो जब पिस्टन का यूज़ करके हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि गैस का जितना भी मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा, लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रेशर उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। और एंड इट इज़ नोन एज हेनरी लॉ, ठीक है, यही है हेनरी लॉ। तो सर डेफिनेशन देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में लिखना भी है। सो हेनरी लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम of the liquid at a constant temperature depend on the pressure which is applied। यही ये 4 वर्ड का मतलब ये एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे, कौन सा प्रेशर, विच इज़ अप्लाइड, जो कि हम लोग दे रहे हैं, इसका मतलब वो एक्सटर्नल वाला बात है, बाहरी, अपना कंटेनर का अपना टेम्परेचर तो है नहीं। सो M जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, ठीक है, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जो होगा, अब तो पार्शियल प्रेशर पूरा क्लियर हो गया। सो पार्शियल प्रेशर जो गैस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन भी बता चुके हैं क्या होता है, लास्ट वीडियो में ही बताए थे, लास्ट क्लास में। तो ये मोल फ्रैक्शन डेफिनेटली मोल ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा, कैसे, तो अभी देखो जस्ट बताए हैं। मान लो O2 का ले लिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, PV इक्वल टू NRT, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स कम तो प्रेशर कम, तो मॉलिक्यूल्स नहीं, मोल्स ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा, मोल्स कम तो प्रेशर कम। तो मोल फ्रैक्शन में मोल को क्या, डेफिनेटली मोल फ्रैक्शन में मोल का ही नाम लेंगे क्योंकि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मोल बाय पूरा सोल्यूशन का मोल, तो मोल लेके ही ना क्लियर करेंगे, RT और वॉल्यूम का कोई नाम तो ही ना आता है, मोल फ्रैक्शन में मोल का ही नाम आता है। सो हम लोग देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक ज़्यादा तो दूसरा भी ज़्यादा, एक कम तो दूसरा भी कम, तो डेफिनेटली मोल फ्रैक्शन ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा, मोल फ्रैक्शन कम तो पार्शियल प्रेशर कम। अब देखो क्योंकि मोल से डायरेक्ट हम लोग रिलेशन रखता है ना, पार्शियल प्रेशर फॉर्मूला भी तो यही है ना, अभी जस्ट बताए भी थे ना पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला जाता है, फाइंड आउट कैसे किया जाता है।
तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स क्या है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी हो चुका है। तो पार्शियल प्रेशर गैस का क्या होगा, हम लोग जान रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना है तो एक कांस्टेंट लगाएंगे अगर इक्वल टू कर रहे हैं, तो हियर कांस्टेंट इज के एच, एच स्टैंड फॉर हेनरी एंड के इज अ कांस्टेंट डॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। तो मोल किसका होगा, गैस का ही होगा ना, जो कि सोल्यूशन में जा रहा। सोल्यूशन मतलब वही लिक्विड वाला बात हुआ जिसको अभी हम समझाए थे कि लिक्विड में गैस को डिजोल्व कर रहा है, तो वही लिक्विड वाला बात हुआ। लिक्विड बोलो या सोल्यूशन बोलो बात एक ही है। अगर कोई भी अगर बोल दे सोल्यूशन या कोई अगर बोल दे एक्वस, समझ जाओ उसमें लिक्विड वाला बात ही है। अगर बोलते हैं HNO3 ठीक है, अगर बोलते हैं एक्वस HNO3 मतलब उसमें वाटर का परसेंटेज है, मतलब वो लिक्विड की फॉर्म में है डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम लोग इसको ना वर्ड्स में जो है इसको हम लोग क्या है सिंबल में लिखते हैं P = KHX। तो अगर हमको हेनरी लॉ कांस्टेंट का फाइंड आउट करना रहे तो KH क्या होगा, KH के साथ ये क्या है मल्टीप्लाई है, तो ये नीचे आ जाएगा एडिंग और P इधर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस कहाँ, इन द सोल्यूशन। गैस सोल्यूशन में है ना, अभी बताए थे ना कि लिक्विड है उसमें हम लोग गैस डालेंगे तो डिज़ोल्व कब हो जाएगा, जब उसमें हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर देंगे, ठीक है, डिज़ोल्व हो जाएगा। सो वही बात है कि गैस कहाँ, इन द सोल्यूशन, और यही है हेनरी लॉ। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। 2-3 एप्लीकेशन है उसको देखेंगे, उसके बाद रॉल्स लॉ, देन आइडियल और नॉन आइडियल लिक्विड सोल्यूशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद बहुत बार डिफरेंस आ जाता है आइडियल और नॉन आइडियल लिक्विड सोल्यूशन का, वो भी देखेंगे। उसके बाद आगे भी हम लोग को देखना है, ठीक है। आगे का जितना भी टॉपिक्स है सेकेंड चैप्टर सोल्यूशन का वो सब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और फॉर्मूला सब देखेंगे, ठीक है, ओके। और एक बात, जब भी फार्मूला लिखो या मेन चीज़ लिखो उसको बॉक्स में डाल दो, ये क्या है मेन बोल सकते हैं कि हाईलाइट हो जाता है, ठीक है, ओके।